तेरी याद शाखें गुलाब। हाय दादो, मैं बहुत उदास हो जाऊंगा आपके बगैर। रज़ी बाकायदा दादो से लिपट गया। लगावट का ये मुजाहरा मुझे एक आँख नहीं भाया था। खबीस इंसान, कल कैसे भंगड़े डाल रहा था और आज देखो जज्बात के मुजाहरे। मैं दांत कचकचा के रह गई। ए मियां, खूब समझती हूँ तुम्हें दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि चलो अब कुछ दिन तो आराम से कटेंगे। दादो ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली थी। हरगिज़ नहीं दादो, ये दिल आपकी मोहब्बत से लबरेज है। रज़ी ने एक और डायलॉग झाड़ा। ये दोनों तो मस्खरे हैं पूरे उम्मी जान, तलक मुस्कुराते हुए बोले। तो दादो भी मुस्करा दें। फिर तो उन्हें सर्कस में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं। अफरा की जुबान में खुजली हुई। ये ऑलरेडी सर्कस में ही हैं अफरा, मैं क्यों पीछे रहती। हद अदब लड़कियों। रज़ी के साथ साथ फरगाम भी मैदान में कूदा। अफरा, मैंने तुम्हें कहा था एक मर्तबा अपनी दादो का सामान फिर चेक कर लो, अगर मज़ीद कुछ चाहिए हो तो वो भी पूछ के रख दो। ए शमीम में अंदर आते ही कहा। जी मामा, मैंने चेक कर लिया था, अफरा ने फ़ौरन कहा। जोनिया, प्लान में अपनी दादो का ख्याल रखना। मुझे फ़िक्र ही रहेगी। मैं तो कह रही थी कि रज़ी अफ़रगा में से कोई तुम्हारी दादो के साथ चलता, लेकिन तुमने ही मना कर दिया कि मैं जो हूँ फिर उनकी क्या ज़रूरत है। एक तो मुझे तुम्हारी भी फ़िक्र रहती है। अब 3-4 घंटों तक यहाँ से वहाँ मार्च पास्ट करती रहूँगी। दरमियान में जूस वग़ैरह भी ले लिया करो, ये ना हो चकरा के वहीं कहीं ढेर हो जाओ। शमीम चची जब बोलने पे आती थीं तो कम ही किसी की सुनती थी। उनके बोलने की तो मुझे इतनी फ़िक्र नहीं थी, अलबत्ता रज़ी और फ़रगाम की खूनखार निगाहों ने मुझे ज़रूर ख़बरदार का सिग्नल दे दिया था। उन्हें हरगिज़ इल्म नहीं था कि उनके इतने अच्छे चांस पर मैंने लात मारी है। उन्होंने क्या खाक ख्याल रखना है, उन्हें तो खुद अपनी खबर नहीं होती। मुझे तो लगता है आजकल में एयरलाइन वाले बस उन्हें टका सा जवाब देने ही वाले हैं कि जाओ बीबी। हमारी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई है। पता नहीं इसी सड़ी हुई शक्ल को उन्होंने बतौर एयर होस्टेस अपॉइंट कर कैसे लिया। रज़ी का तिलमिलाया हुआ लहजा मुझे मज़ा दे गया। इसे अगर पहले इल्म हो जाता कि इसके और दुबई की आज़ाद फ़ज़ाओं के दरमियान रुकावट मैंने हायल की है तो यकीनन वो अब तक मुझे कच्चा ही चबा चुका होता। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुप गईं खेत, क्योंकि आज ही दादो की फ़्लाइट थी चंद घंटों बाद। हाँ आ जाना, तुम्हारे पास ही रुकेंगी। नहीं रज़ी नहीं आएगा, जोनिया की ड्यूटी इसी फ़्लाइट में है, वो साथ ही होगी। नहीं यार, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, आमिर चचा ने कहा लगाया। सेल फोन कान से लगाए वो उधर ही आ रहे थे। ओके ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। सेल ऑफ करके उन्होंने सेंट्रल टेबल पे रखा और दादो के पास ही सोफे पे बैठ गए। सम्मान का फ़ोन था, उम्मी जान आपके आने का पूछ रहा था। आमिर चचा दादो को बता रहे थे, जबकि मैंने मानी खेज नज़रों से अफरा को देखा। वो खामखा ही झिम गई। चुल्लू बेटा, तैयारी पकड़ो, टाइम होने वाला है, आमिर चचा ने कलाई पे बंधी घड़ी पे वक्त देखते हुए कहा। मैं अपना हैंड बैग लेने के लिए कमरे में आई तो अफरा भी मेरे पीछे चली आई। हाँ अफरा, अगर कोई मैसेज वगैरह देना हो अपने इसको तो दे दो, दादो को रिसीव करने वही आएगा। मैंने हैंड बैग में अपनी चीज़ों की तसल्ली करते हुए अफरा को मुखातिब किया, जो मुतज़ब्ज़ब सी मुझे देख रही थी। तुम्हारा कल वाला मैसेज याद है मुझे, अगर कुछ और कहना हो तो बता दो। मैंने शोल्डर बैग का स्ट्रैप कंधे पे जमाया, एक नज़र आईने में अपना सरसरी सा जायज़ा लिया और अफरा की तरफ मुड़ गई। वो जोन, तुम्हें तो पता है सम्मान को कौन सी इतनी अक्ल है जो दादो। ज़ाहिरी बात है भाई, कम अक्ल है तो तुम्हें पसंद किया है, वरना इतने होशमंद इंसान से मुझे इतनी बेवकूफ़ी की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मैंने इसकी बात काट कर कहा तो वो दरीदा नज़रों से मुझे घोर के रह गई। ज़ाहिर है इस वक्त कुछ कह के वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तुम खुद दादो से बात कर लेना प्लीज़, तुम तो वैसे भी दादो की चहीती हो। तुम्हारी तो वो हर बात मान लेती हैं जोन प्लीज़। और वो मिलजी लहजे में बोली। तुम्हारी अक्ल तो सलामत है अफरा, मैं अब किस वक्त दादो से बात करूंगी। मुझे करंट लगा था। दादो से इस मौजू पर बात करने का मतलब था अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, और मुझे अपने पाँव फ़िलहाल बहुत अजीज़ थे। जोन ये प्लीज़ 10 मिनट लगेंगे। तुम तो इतने सलीक़े से बात करती हो। हाँ सलीक़ा तो ख़त्म है मुझ पर, मैं चढ़ के बोली तो अफरा मुस्करा दी।
इसे घूरते हुए मैं बाहर निकल गई जहां आमिर चचा आवाज़ें दे रहे थे। तुमने अपनी बदबख्ती को खुद आवाज़ दी है लड़की। मैं मामा से दुआ लेने के बाद पलटी तो रज़ी और करगाम को खौफनाक तेवरों से अपनी जानिब झूरते हुए पाया। वापसी पे खुद को तैयार रखना, हम तुम्हें मोहलत देने वाले नहीं, फरगाम ने मुझे धमकाया। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मैं इसकी बात को चुटकी में उड़ाती हुई गाड़ी में बैठ गई तो वो हुआ में मुक्का लहरा के रह गया। दादो की एक ही बहन थी ज़रताज, जो कि हिंदुस्तान में रहती थी। दोनों बहनों का टेलीफोन पे तो राब्ता रहता था, लेकिन आना जाना कम ही होता था, क्योंकि दोनों ममालिक के कशीदा हालात की बिना पर पाकिस्तान से इंडिया जाना कोई इतना आसान भी ना था। इसके लिए दादो को पहले दुबई जाना पड़ता था और फिर दुबई से इंडिया। दुबई में उनकी इकलौती फूफो हिफ्सा रहती थी। इस मर्तबा हिफ्सा फूफो को दादो के साथ इंडिया जाना था, लिहाजा दादो को पहले चंद दिन हिफ्सा फूफो के यहाँ क़याम करना था और फिर वहाँ से इंडिया रवाना होना था। इस मर्तबा दादो का टूर ज़रा तवील था, इसीलिए वो सब उदास हो गए थे, क्योंकि दादो के दम से ही इस घर में रौनक थी। देखे ना दादो, अफरा का इंजीनियरिंग का 3rd ईयर है, 1-2 सालों में वो फारिग हो जाएगी। तब तक सरफराज अंकल अपना बिजनेस वहाँ से वाइंड अप करके सहूलत से पाकिस्तान में एडजस्ट हो सकते हैं, और वैसे भी उनकी कौन सी लंबी चौड़ी फैमिली है, 2 बेटे ही तो हैं। अब जा तो रही हैं, इस बारे में हिफ्सा फूफो और सरफराज अंकल से हतमी बात कीजिएगा। दादो को उनकी मतलूबा सीट पर बिठा के मैं उनके साथ वाली सीट पे ही बैठ गई थी, जो फ़िलहाल खाली थी। जहाज़ में अभी इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे थे, वो भी सिक्योरिटी से मुताल्लिक। मुसाफिर तो ज़्यादातर डिपार्चर लाउंज में थे। मैं दादो को पहले ही ले आई थी। समून की पसंद से इसकी और अफरा की मंगी हो चुकी थी, जबकि अफरा बया कर दुबई हरगिज़ नहीं जाना चाह रही थी। सरफराज अंकल ने कहा तो था कि वो पाकिस्तान शिफ्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन इस बात के फ़िलहाल तो कोई असरात नज़र नहीं आ रहे थे, और यही बात अफरा को हौलाए दे रही थी, क्योंकि इसका फाइनल कंप्लीट होते ही समून का शादी का इरादा था। वो सब्र करने वालों में से हरगिज़ नहीं था। इसका तो फाइनल तक रुक जाना ही मुजिज़े से कम नहीं था। उनसे तो मैं बात कर ही लूँगी, लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ, अफरा की शादी तुमसे पहले हरगिज़ नहीं होगी। तुम बड़ी हो, पहला नंबर तुम्हारा है, पहले तुम फिर अफरा, वो 2 टोक लहजे में बोले। उफ़्फ़ो, ये क्या फ़ुज़ूल बात हुई। ये वो वाहिद मौजू था जिस पे मैं बुरी तरह झुंझला जाती थी। फ़ुज़ूल बात नहीं, उसूल की बात है। उनका इत्मीनान ज्यों का त्यों बरकरार था, कोई उसूली बात नहीं है। बस अफरा का मुनासिब रिश्ता मौजूद है तो मुनासिब वक्त पे इसकी शादी कर दी। खामखा बिठाए रखना कहाँ की अक्लमंदी है। अब मुसाफिर आना शुरू हो गए थे और मैं जल्द अज जल्द इस टॉपिक को क्लोज करके उठ जाना चाहती थी। ये भी खूब कही तुमने, तुम्हें खामखा बिठाए रखना दानिशमंदी की अलामत है और इसे बिठाना जहालत है। क्या तुम्हारे लिए मुनासिब वक्त नहीं है या मुनासिब रिश्ता नहीं है? बस बहुत हो गई मनमानी तुम्हारी, हमने तुमसे कलेफत नहीं करवाने जो बिठाए रखे। दादो तो इर्द गिर्द की पुरवा किए बगैर बोल रही थी, जबकि मेरी झुंझलाहट अपने उरूज पर पहुंच गई थी। मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी, मेरा झंझट है। फजूल में शौहर जैसी मखलूक की खिदमत गुजारी और जी हुजूरी मुझसे नहीं होती। खामखा आगे पीछे फिरो उनके। मैं झलाहट में अपने दिल की बात अयां कर गई। मेरे ख़यालात ने दादो को जलते तवे पर बिठा दिया था। अगर मैं इस वक्त घर में होती तो यकीनन 2-4 दिनों के मेरी खैरियत दरियाफ्त कर चुके होते। एक्सक्यूज़ मी मिस, आई थिंक ये मेरी सीट है। अजनबी आवाज़ पे मैंने सर उठाया तो अपने सामने डैशिंग सी पर्सनालिटी वाले बंदे को खड़ा देखकर एक लम्हे के लिए गुड़बड़ा गई। वो पता नहीं कब से खड़ा मेरे नादिर ख़यालात सुन रहा था। अपने आप पे 4 हर्फ भेजते हुए मैं फ़ौरन खड़ी हो गई। सॉरी, बड़ी प्रोफेशनल सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए मैंने कहा। जोनिया, मैं अभी मुड़ी ही थी कि दादो की आवाज़ आई। दादो, फिर बात करेंगे, मुझे सर बिला रही है। दादो से कुछ बईद नहीं था, इस अजनबी के सामने ही खाता खोल के बैठ जाती। गुस्से में तो वो अपनी औलाद का लिहाज नहीं रखती थीं, और मैं तो फिर उनकी औलाद की औलाद थी। क्या बात है, ये मुखड़ा क्यों इतना लाल कर रखा है? मैं अपने केबिन में दाखिल हुई ही थी कि इस और मुझे देखते ही बोल उठी। इसका मुखड़ा तो कुदरती तौर पर लाल है, मज़ीद लाली की गुंजाइश नहीं। किस्म से जोनिए, मैं अगर यंग पायलट होती तो अब तक तुम्हें प्रपोज कर चुकी होती। ओ महरू ने मेरी तरफ देखते हुए एक आंख दबाई तो मैं इसे घोर के रह गई। सारी पिंडाल तो उधर जमा है और बाहर मुझ बेचारी अकेली को फंसाया हुआ है। समन ने केबिन का दरवाज़ा खोल के अंदर झांका।
आ रहे हैं बाबा, आ रहे हैं। ईश्वर ने अपना जायजा लेना तर्क करके कहा और फिर हम तीनों ही बाहर निकल गईं। जहाज लैंड करने वाला था। लाउड स्पीकर पे तमाम मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने की हिदायत दी जा रही थी। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए दादो के पास आई। दादो, बेल्ट बांध ले। सुन लिया है मैंने। ओ दादो की खफगी हुनूस बरकरार थी। उनके बराबर बैठे शख्स के होंठों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी थी। मैं खजील सी मुस्कुराहट समेत आगे बढ़ गई। पोती है मेरी। वैसे तो मेरी हर बात मानती है, लेकिन एक इसी बात पे उड़ जाती है। दादो अब अपने बराबर बैठे शख्स से मुखातिब हुई तो वो उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया। कौन सी बात? इसने दिलचस्पी जाहिर की। यही शादी वाली। अच्छा खासा एक डॉक्टर का प्रपोजल आया है, लेकिन साहिबजादी के नखरे देखो, मुझे नहीं करनी किसी डॉक्टर से शादी। हर वक्त दवाइयों की बो से भरे रहते हैं। इनकार का ये जवाब सुन के इसका कहकहा आज़ाद होते होते रह गया। दो ही पोतियां हैं मेरी, दोनों ये निराली हैं। जोनिया को एयर होस्टेस बनने का शौक चराया तो उधर आ गई और अफरा बीबी खैर से इंजीनियरिंग कर रही है। लड़की ज़ात हो कि अब क्या वो सड़कें नापती काटती अच्छी लगी। और दादो को तो एक सामे मुयस्सर आ गया था, लिहाजा वो खिल के बोल रही थी। मुआशरा तरक्की कर रहा है, अब तो ख्वातीन हर शोबे में हिस्सा ले रही है। इसने अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हमारा तो बाबा आदम ही निराला है। पोतियां जितनी लायक फायक हैं, पोते इतने ही नालायक और निकम्मे हैं। अब अपने बाप का बिजनेस तो उन्होंने ही संभालना है। बेटियां तो बया कि अपने घर चली जाएंगी, पर कौन समझाए उन्हें। अल्लाह हिदायत दे। वैसे बेटा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? बिलाखिर अपनी बातों के दौरान उन्हें इसका ख्याल आ ही गया। मैं आरीज इब्राहिम हूँ, इसी शहर में रहता हूँ। कुछ मशीनरी वगैरह खरीदने की गरज से दुबई जा रहा हूँ। अम्मा बी से इसे काफ़ी रग़बत महसूस हो रही थी। शायद इसकी वजह उनकी वो हैज़ल ग्रीन आँखों वाली पोती थी जो पहली ही नज़र में इसे मुनफरिद लगी थी। मेरे भी दोनों बेटे इसी काम से वाबस्ता हैं, शायद तुम जानते भी हो। आज़िम और आमिर नाम हैं उनके। हाँ, शायद किसी पार्टी में उनसे मुलाकात हुई थी। कुछ इतना याद नहीं है। पापा को इल्म होगा। दरअसल मैं पढ़ाई की खातिर बोर्डिंग में था और बिजनेस ज्वाइन किए मुझे अभी इतना अरसा नहीं हुआ। अपनी याददाश्त को खंगालते हुए इसने जवाब दिया था। इसी वक्त उनकी पोती चली आई, जो मुसाफिरों को जूस सर्व कर रही थी। सॉरी, मैं जूस नहीं पीता, मुझे चाय ला दें। अपनी दादो को जूस देने के बाद जब इसने जूस का गिलास आरीस की तरफ बढ़ाया तो वो फौरन बोल उठा। इस बात में सर हिलाते हुए वो आगे बढ़ने ही लगी थी जब दादो ने इसे पुकार लिया। जोनिए, तुम भी कुछ हल्का फुल्का ले लेना, सुबह तो तुमने ढंग से नाश्ता भी नहीं किया था। दादो को गालिबन कुछ देर पहले वाली खफगी भूल गई थी, जब ही लहजे से फिक्रमंदी छलक रही थी, जबकि मैंने नाराज़ी के इजहार के तौर पर खफा खफा नज़रों से दादो को देखा था। वो पता नहीं समझी या नहीं, अलबत्ता उनके साथ बैठा शख्स बोल उठा था। बड़ों की बात मान लेने में नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होता है। वो मुस्कराती निगाहों से मुझे देख रहा था। जी तो मेरा चाहा कह दूं कि मिस्टर अप से मतलब, लेकिन मसला ये था कि मैं इस वक्त ऑन ड्यूटी थी और जवाब देने की पोजीशन में ना थी। शायद वो भी ये बात जानता था, इसीलिए तो इसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। अब अच्छे बच्चों की तरह जाएं और कुछ खा लें। तुम्हें ना खा जाऊं, वो भी कच्चा ही। मैं दिल ही दिल में बड़बड़ाई और बज़ाहिर मुस्कुराते हुए टाली धकेलते हुए आगे बढ़ गई। इसे और मुसाफिरों को खाना सर्व कर रही थी, मैं भी उसके साथ ही थी। मिस जोनिए, मैं अपनी धन में थी जब मर्दाना पुकार आई, वो भी मेरे नाम की। मैं चौंक के पलटी। दादो के बराबर बैठा वही शख्स मुतबस्सिम निगाहों से मुझे देख रहा था। जी फरमाई, मैंने शाइस्ता लहजे में कहा। ये कप ले ले। वैसे चाय काफ़ी फीकी और बदमज़ा सी थी। वही मुतबस्सिम और शरीर निगाहें मुझे तपा गईं। इस वक्त तक कप हाथ में थामे वो गालिबन मेरे ही इंतज़ार में बैठा था और मेरे दिल ने शिद्दत से दो ख्वाहिशें की थीं। एक तो ये कप डिस्पोजेबल ना हो और दूसरा ये शख्स कहीं और होता तो मैं यकीनन ये कप उसके सर पे दे मारती। हालांकि मैं अच्छी खासी मुतहम्मिल मिजाज लड़की थी और ये जाप करने से तो वैसे भी मेरे अंदर दरगुजर की सिफत बढ़ गई थी। अब पता नहीं इस शख्स की आंखों और होठों पे कैसी जिच करने वाली मुस्कुराहट थी कि मेरा सब्र जवाब देने लगा था। ओह सॉरी फॉर डेट। अपनी झुंझलाहट को मैंने बमुश्किल मुस्कुराहट में तब्दील किया और कप उसके हाथ से थाम लिया।
इसके बाद तो गोया मैंने वहां से ना गुजरने की किस्म खा ली। अल्लाह अल्लाह करके जहाज़ दुबई एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने सूख का सांस लिया। सामान वगैरह की क्लियरेंस करवाने के बाद मैं समून की तलाश में निगाहें दौड़ा रही थी, जब बिल्कुल मेरे करीब से आवाज़ उभरी, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? वो बदतमीज़ शख्स तो जोंक की तरह चिमट गया था। खामखा ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं मिस्टर, अपना रास्ता नापी। मैं इस वक्त ऑन ड्यूटी हरगिज़ नहीं थी, लिहाजा लिहाज रखने की मैंने कोई ख़ास ज़रूरत नहीं समझी। अरे आरिनर बेटा, तुम किधर निकल गए थे? मैं तुम्हें ही तलाश कर रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है टैक्सी वैक्सी लेने की, मेरा नवासा आ गया होगा, वही ड्रॉप कर देगा। तुम्हें भी दादो तो इसे देख के खिल उठी थी, मुझे अच्छी खासी कोफ्त हुई थी। जान न पहचान में तेरा मेहमान और मैं मुन ही मुन में बदबिदाई। मुझे कुछ कहा आपने? अब पता नहीं, मुकाबिल की समात वाकई तेज़ थी। ऐसे कभी उम्मीद थी कि इसी के बारे में बुड़बुड़ाहट की गई होगी। मैं दूसरी तरफ मुन करके समुन को देखने लगी। तुम क्या ज़राफ़े की तरह गर्दन अकड़ाई खड़ी हो? समुन की मुस्कराती हुई आवाज़ पे मैं उछल कर सीधी हुई। दादो से मिलने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। खुद को देखा है कभी आईने में डायनोसार हो पूरे? हम सब कज़न्स ईंट का जवाब पत्थर से देने को फ़र्ज़ ऐन समझते थे। घर में सब कैसे हैं समुन? वो जो कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रहा था, दादो की बात पे रुक गया। घर चल के देख लीजिएगा नानो जान, इसके जवाब पे उन्होंने घोर के इसे देखा था। तुम्हारी फ़्लाइट अब कहीं आगे है या वापस पाकिस्तान? अब वो मुझसे मुखातिब हुआ। वापस पाकिस्तान? तो चुल्लू फिर घर से ही हो आओ, मम्मी तुम्हारा वेट कर रही है। सॉरी समुन, मैं अब कुछ देर रेस्ट करूंगी। फुफ्फो और अंकल को मेरा बहुत ज़्यादा सलाम देना, मैंने माजरत खाहाना लहजे में कहा। तुम्हें पता तो है इस ड्यूटी में फ्रेश रहना पड़ता है। फिर मेरे साथ ही चुल्लू ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें होटल तक। इसका केयरिंग अंदाज मुझे हमेशा से पसंद था। थैंक्स, बट पक एंड ड्रॉप की सहूलत मुझे मुयस्सर है। इसे कहते हुए मैं दादो से मिली। अफरा का दिया हुआ गिफ्ट इसे थमाया। जुवा बिन इसने मुझे भी और अफरा को भी गिफ्ट दिया था। उन दोनों को अलविदाई कलिमात कहते हुए मैं पलटी तो गैर इरादी तौर पर मैंने आरीस को अपने दाएं बाएं तलाश किया था। समुन से बातों में लगकर मेरा ध्यान उसकी तरफ से हिट गया था। इसी दौरान शायद वो वहां से खिसक गया था। गहरी सांस खारिज करते हुए मैं वहां से आगे बढ़ने ही लगी थी, जब पता नहीं लोगों के हुजूम में से वो कहां से नुमदार हुआ था। मुझे तलाश कर रही थी। यूं सरेआम अपनी चोरी पकड़े जाने पे मैं एकदम सटपटा गई। इसके लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। जोनिए, जल्दी आओ भाई, तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा है। इस और ने दूर ही से मुझे देखते हुए आवाज़ लगाई थी। मैं इसकी साइड से निकलते हुए आगे बढ़ गई। अब पाकिस्तान में ही मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अपने अक़ब से मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दी तो मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। क्या बात है, जब से तुम दुबई से आए हो बड़े खोए खोए से नज़र आते हो। डिनर करने के बाद वो यूं ही चैनल सर्चिंग में मसरूफ़ था, जब डैडी ने इसके करीब बैठते हुए कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है डैड। वैसे ही आपको फेल हुआ होगा। वो जो अपने ही किसी ख्याल में था चौंक के बोला। लेकिन इससे पहले तो मुझे कभी ऐसा फेल नहीं हुआ। वो बगौर इसे देख रहे थे। आरीस संभल के बैठ गया। बस वैसे ही थकावट सी है शायद, पता नहीं। वो उनको मुतमईन कर रहा था खुद को। आरीस, इधर देखो मेरी तरफ, उन्होंने कहा तो इसने ज़रा की ज़रा नज़रें उठा के उन्हें देखा, फिर निगाहें झुका ले। कोई तो ऐसी बात है जो मेरा ब्रिलियंट और बोल्ड बेटा आंखें मिला के वो बात नहीं कह सकता। उसके कंधे पे बाजू फैलाते हुए उन्होंने इसका सर अपने शाने पे रख दिया। आरीस के मुस्तरिब दिल को करार सा आने लगा और वो खिलता चला गया। मालूम नहीं डैडी, वो वाकई ख़ास थी या फिर सिर्फ मुझे ही महसूस हुई थी। जब मेरी दुबई की फ़्लाइट थी, मैं प्लेन में जब अपनी मतलूबा सीट पे पहुंचा तो मेरी सीट पे वो बैठी थी और उसके बराबर वाली सीट पे इसकी दादो थी। मैं इसके यूनिफॉर्म टाइप ड्रेस से पहचान गया था कि वो एयर होस्टेस है। झुंझलाहट में अपनी दादो से गुफ्तगू करती हुई वो मुझे इतनी प्यारी और भली सी लगी कि मैं चंद सानिये इसे ही देखता रहा। पता है डैडी, उसकी आंखें हेज़ल ग्रीन हैं, जो इसे सबसे मुनफरिद व मुमताज़ करती हैं। मैंने इसे खूब तंग किया था। इसकी आंखों की खफगी उसके लबों की मुस्कुराहट से हरगिज़ मील नहीं खाती थी और इस रूप में वो इतनी दिलकश लग रही थी कि मैं न चाहने के बावजूद इसे फड़ चढ़ा गया। पता नहीं वो हर किसी की बात पे यूं ही चढ़ जाती है। वैसे डैडी,
वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इतनी अच्छी कि मेरा जी चाह इसे अपनी दुल्हन बना लूं। उन्होंने इसकी बात उचक ली तो वो झिम गया। अपने वजीहा बेटे का ये अंदाज देखकर उन्होंने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी। लेकिन लड़की कौन है, कहाँ रहती है, इस अनदेखी लड़की से उन्हें भी उनसियत हो गई। वो आपके दोस्त हैं न, आज़िम टेक्सटाइल वाले आज़िम अली, उनकी बेटी है ज़ोनिया आज़िम। बहुत खूब बेटा जान, मेरी उनसे एक आध दफ़ा मुलाकात हुई है, वो भी अपनी एक ही फील्ड में होने की वजह से, और तुमने इसे दोस्ती में बदल दिया। वो अपने बेटे की ज़हानत पर अश कर उठे। पर अब तो दोस्ती करना पड़ेगी ना डैडी, सर उनके कंधे से उठाते हुए इसने खासा मासूमाना अंदाज इख्तियार किया था। अरे यार, अब तो रिश्तेदारी बनानी पड़ेगी, खाली खूली दोस्ती से काम नहीं चलेगा। आखिरकार मेरे नक चढ़े बेटे को कोई लड़की पसंद आ ही गई है, उन्होंने कहा लगाते हुए कहा तो वो भी सर झुका के मुस्कुराने लगा। और फिर वाकई डैडी ने अपना कहा पूरा कर दिखाया था। कलील अरसे में ही उन्होंने आज़िम अंकल और आमिर अंकल से अच्छी खासी दोस्ती गांठ ली थी। वो खुद भी निहायत बज़ला संज और हंसमुख इंसान थे, लोग खुद बखुद ही उनके गिरविदा हो जाते थे। आरीज़ की भी इस दौरान उन दोनों से मुलाकात हुई थी, बल्कि अक्सर औकात ही डैडी इसे छेड़ते हुए कहा करते थे, जाओ आरीज़ मियाँ, आज ज़रा अपने होने वाले ससुर को ही सलाम कर आओ। वो बेचारा खजिल सा हो जाता, कई बार उसका जी चाहा था वो आज़िम अंकल के साथ उनके घर ही चला जाए और इस सितमगिर का दीदार ही कराए, जो पहली मुलाकात में ही इसे मुतासिर कर गई थी। लेकिन फ़िलहाल खुद पे कंट्रोल करते हुए वो कोई ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, बल्कि मुनासिब वक्त का मुंतज़िर था। बाल्फाज दीगर यूं कि वो चाहता था सब्र का फल वाकई मीठा ही हो। इसकी बेचैनी भांपते हुए डैडी ने आज़िम और आमिर दोनों की फैमिली समेत दावत कर डाली। आरीज़ तो झूम झूम गया। आखिर ये ख्याल मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया, ये खुद को प्यार भरी सरजनिश करते हुए वो खासा मसरूर था और खूब दिल लगाकर तैयार हुआ था। मगर उसकी किस्मत में इंतज़ार फरमाई के अल्फाज दर्ज थे। आज़िम और आमिर अंकल अपनी पूरी फैमिली समेत आए थे, ना आई थी तो एक वही दुश्मन जान जो एक झलक दिखलाए कभी आंचल में छोप जाए, बनी हुई थी। आज़िम अंकल ने निहायत माजरत करते हुए बताया था कि आज उनकी इकलौती बेटी की जदा में फ़लाइट थी, इसलिए वो नहीं आ सकी। अलबत्ता एक फ़ायदा इसे ज़रूर हुआ था, इस डिनर के दौरान इसकी आमिर अंकल के तीनों बच्चों रज़ी, फ़रगाम और अफ़रा से खासी दोस्ती हो गई थी। वो तीनों खुद भी नटखट और जिंदा दिल थे। आरीज़ को अपने घर आने की न सिर्फ दावत दी थी बल्कि इससे वदा भी ले लिया था, और आरीज़ तो पहले ही सौजान तैयार था। दादो इंडिया से ऐसे ज़बरदस्त सूट और ज्वेलरी लेकर आई थीं कि मेरी और अफ़रा की तो मानो ईद हो गई थी। छोटी दादो ने एक निहायत ही खूबसूरत साड़ी बतौर ख़ास मुझे भेजी थी। अफ़रा के इसरार पे मैंने वो साड़ी बांधी तो बे-इख्तियार वो बोल उठी, किस्म से ज़ोन क़यामत लग रही हो। मैं मुस्करा के खुद को आईने में देखने लगी। साड़ी वाकई मेरे सरापे पे जच रही थी। शायद ये लिबास मैंने पहली मर्तबा ज़ेब तन किया था, इस वजह से बहरहाल दिल में ये इरादा करते हुए कि अब जो फंक्शन सबसे पहले आएगा इसमें यही साड़ी बांधूंगी, मैंने इसे दोबारा पैक करके रख दिया। आज छठी का दिन था और सबके साथ खुशकिस्मती से आज मेरा भी आफ था। मैं बड़े खुशगवार मोड में गुनगुनाती हुई सिटिंग रूम में दाखिल हुई। अरे सुबह सुबह उठ के तो इसके दरबार में हाज़री दे दिया करो, सारा दिन जिसकी नेमतों के मज़े लूटते हो। नींद ही प्यारी है तुम्हें, नमाज नहीं प्यारी। रज़ी और फ़रगाम अभी उठ के आए थे और यकीनन उन्होंने सुबह की नमाज अदा नहीं की थी, इसीलिए अब सरनिहो ओढ़े दादो से इज़्ज़त अफ़ज़ाई करवा रहे थे। छोड़ी दादो, उन्हीं के बारे में तो इकबाल ने कहा है, किस कदर गरां तुम पे सुबह की बेदारी है। हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। मैंने जलती पे तेल छिड़का, रज़ी ने बुलबुला के पहलू बदला। जवानी में ही इबादत करोगे तो फैज़ पाओगे, बुढ़ापे में तो शैतान भी मुँह पे हाथ फेर जाता है। आपके मुँह पे फेर दिया। फ़रगाम के मुँह से बे-इख्तियार फिसला। मैंने बमुश्किल अपनी उमड़ने वाली मुस्कुराहट को रोका, वरना कुछ बईद नहीं था दादो की तोपों का रुख मेरी तरफ हो जाता। कुछ तो शर्म करो लड़के, दादो तो आग बगूला हो गईं। दादो, ताई उम्मी बोला रही हैं आपको फूफो का फ़ोन आया है। अफ़रा ने अंदर झांक कर इत्तला दी तो दादो बाकी का गुस्सा फिर किसी वक्त के लिए उठाते हुए बाहर निकल गईं। तुम दादो के सामने ज़्यादा इतराया मत करो। दादो के जाते ही रज़ी ने खौफनाक तेवरों से मुझे घूरा, फ़रगाम के इरादे भी लगभग यही थे। अच्छा बाबा,
नहीं इतराती अब अपनी आंखों की खौफनाकी तो कुछ कम करो, मेरा कोई सपोर्टर इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। लिहाजा मैंने पसपाई इख्तियार करना ही मुनासिब समझा। सियासतदान हो पूरी और वो भी आखिर मेरे कज़िन थे, मेरी रग रग से वाकिफ। ज़बरदस्त भाई। आज तो सारी यंग पार्टी इधर ही जमा है और तो और हमारी जोनिये भी मौजूद है। आमिर चचा हम सब के ही बहुत अच्छे दोस्त थे। अक्सर हमारी शरारतों में बराबर के हिस्सेदार होते थे। शमीम चची, उनकी इस आदत से अच्छा खासा चढ़ जाया करती थी, लेकिन वो भी खातिर में कम ही लाया करते थे। आज तो स्ट्रोंग सी चाय हो जाए वो भी जोनिये के हाथों की तो मज़ा आ जाए। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा तो मैं इस बात में सर हिलाती हुई खड़ी हो गई। मेरे हाथों की बनी हुई चाय की तो पूरे ख़ानदान में धूम थी। मैं जहाँ भी जाती थी, खा मेहमान क्यों ना हो, चाय सब मेरे हाथ की ही पीते थे। अब भी मैं बड़े मौड में थी। इस मौड में गुनगुनाते हुए मैंने चाय बनाई थी। सिटिंग रूम से मुसलसल कहकहों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। इत्तेफाक से ही ऐसा होता था कि कभी छठी वाले दिन ही सब जमा हो जाएं, और आज ऐसा इत्तेफाक हो ही गया था। मैंने साथ में फ्रेंच फ्राइज़ और कबाब भी फ्राई कर लिए। रज़ी और फरगाम के नाश्ते का ख्याल आया तो बिस्कुट भी निकाल के ट्राली में रख लिए। अगर बाकायदा नाश्ता बना कर ले जाती तो बेचारों की एक मर्तबा फिर दादों के हाथों शामत आ जाती। मैं बड़ी तरंग में सिटिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर ट्राली धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई थी। लो भाई आ गई हमारी बेटी, आमिर चचा की आवाज़ पे मैंने सर उठाया तो गोया एक लम्हे के लिए मुझे सकता हुआ था। जोनिए पहचाना नहीं, अपना आरीस है, वही जो दुबई की फ़्लाइट में हमारे साथ था। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। दादों की पाटदार आवाज़ ने मेरा सकता तोड़ा था, जबकि अपना आरीस और हमारे साथ के अल्फाज पे मैं भुना के रह गई। अस्सलाम अलैकुम, होंठों पे बड़ी दिलकश सी मुस्कुराहट सजाते हुए वो बोला था। वालेकुम अस्सलाम, मैंने खासा चबाकर जवाब दिया। अच्छी खासी डैशिंग पर्सनालिटी थी, फिर भी पता नहीं क्यों पहली ही मुलाकात में मुझे इससे चढ़ हो गई थी। जोनिए, मैंने तुमसे जिक्र किया था ना इब्राहिम अंकल का, जिनके घर हम गए थे। आरीज भाई उन्हीं के बेटे हैं। अफरान का आरीज भाई कहना मुझे एक आंख नहीं भाया था। ताहम बड़ों की मौजूदगी का ख्याल करते हुए मैंने खींच तान कर एक मुस्कुराहट लबों पे नमूदार कर ही ली थी। जोनिए, चाय दो बच्चे को उदादो, यूं उसके वारी सदके जा रही थीं जैसे बड़े अरसे बाद कोई बिछड़ा मिला हो।